सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध का और दूसरा है दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। तो दोस्तों चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, किसी के भी मन की बातें जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन 3 तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन 3 तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बातें बड़े ही आसानी से जान सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं, इसे एक बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों की मन की बातें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिसके कारण वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा, खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े भाई अंधे हैं, अगर वह खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वह उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बच सकती हैं। इसीलिए मैं उन्हें खेत में ही बैठा देता हूँ। यह सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को उस खेत में बैठा दिया और उनसे कहा, भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई देती है तो आप जोर जोर से चिल्लाना। यह सुनकर वह जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसल नष्ट होने से बच जाएगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वो उस दिन से खेत में रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वह तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वह जानवर उसके खेतों से भाग जाते थे। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरन भागता हुआ आता है। वह खेत के बांध को तोड़कर वहां से भाग गया, लेकिन उसी हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उसके खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नजर उस अंधे आदमी पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यहाँ एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ, क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किस जानवर को कैसे देख सकता हूँ? लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यस्त ना रहें, बर्बाद ना करें। राजा उस अंधे की व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर ये तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जिस हिरण को मैं तलाश रहा हूं वह हिरण मेरे लायक नहीं है? यह अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो? एक तरफ तुम ये कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम ये भी कह रहे हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वो मेरे लायक नहीं है। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं, असल में वह एक हिरण नहीं है, बल्कि वह एक हिरनी है, और वह भी गर्भवती है। और जहां तक मुझे ज्ञात है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरणी का शिकार करते हुए नहीं सुना है, और इसी कारण मैं आपसे यह कह रहा हूं कि वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना कीमती समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर ये अंधा आदमी यह कैसे जान सकता है कि वो हिरनी है और गर्भवती है। राजा कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया।
सोच विचार करने के बाद वह अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है वो हिरनी है और क्या वह गर्भवती है, क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरनी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम एक हिरण का पीछा कर रहे हैं। इसलिए जाओ और पता करो कि क्या वो हिरनी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ चलता है और कुछ देर के बाद जब वह वापस लौट कर आता है तो वह राजा को कहता है कि हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सही है। वो एक हिरनी है और वह गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वह जानवर एक हिरनी है और वह गर्भवती है। भला एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है, यह कैसे जान सकता है, आखिर इसे यह कैसे पता चला? ऐसे कई सारे प्रश्न अब राजा के मन में उभरने लगे। अब राजा ने यह ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना है कि आखिर यह अंधा आदमी कैसे जानता है कि वह जानवर एक हिरनी है। यह सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सचमुच में अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूं। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूं वह एक हिरनी है और तो और वह गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे और भी जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने यह कैसे अंदाजा लगाया? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, आप जिस हिरनी का पीछा कर रहे थे वह हिरनी जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि यह एक हिरनी है और मेरे खेत की जो बांध है वह बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। यदि कोई हिरन होता तो उस बात को आसानी से नाग जाता, लेकिन वह हिरनी इस बात को नागी नहीं, वह तोड़ करके भागी है। और यदि वह इस बात को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करते तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता, और इसी बात से मैंने यह पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस कारण वह ज्यादा ऊंची छलांग न लगाकर मेरे खेत के बांध को तोड़ते हुए भाग गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वह एक हिरनी ही है और भी तो कोई जानवर आ जा सकता है? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं तो ये भाग जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वो मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नष्ट न कर पाए। राजा उस अंधे आदमी का यह जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वह मन ही मन यह सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा हो, लेकिन यह तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ ना कुछ काम निकालना चाहिए। यह विचार लिए हुए राजा वहां से वापस अपने महल की ओर लौट जाता है। राजमहल पहुंचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यह कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए,
आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं और अब आप ये बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है कि देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर वह व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति की आवाज सुनकर राजा बड़े क्रोध में हो जाता है, लेकिन फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह उस व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति जी, इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा व्यक्ति एक कमरे में बंद हो चुके थे। तभी वह अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को पकड़ कर पटक कर पीटने लगती है। कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पटक कर इस तरह से उन्होंने उस अंधे आदमी की खूब पिटाई की। उसके बाद किसी तरह से वह अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और वह राजा के पास पहुंचता है और वह राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है और क्रोधित होकर अपनी पत्नी से कहता है, रानी जी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूं उसका मुझे सच जवाब दीजिएगा, और यदि आपने एक शब्द झूठ कहा तो मैं आपका अभी के अभी सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी आगे बढ़े। राजा कहता है, मुझे बताइए, क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं? इस पर रानी कहती है, हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूं। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सच था। यह बात सुनकर तुरंत ही राजा उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वह इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने गुस्से में आकर लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। और भला कोई औरत किसी और मर्द के साथ मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने ना आव देखा ना ताव देखा, बस लात घूंसे मुझ पर बरसाने शुरू कर दिए। वह भी तो एक छूना ही हुआ, और एक पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उसे छूने के लिए कहा था तो वह उस वक्त मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक प्रश्न का और जवाब दो। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। आगे राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे यह बताओ कि क्या मैं सच में अपने पिता का ही बेटा हूँ या फिर किसी और का? इस पर वह अंधा व्यक्ति भी कहता है, हे राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना? आप किसी की भी औलाद हो, आखिर आप हैं तो इस राज्य के राजा, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा कहता है, नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसीलिए मैं इसका सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम इसका सही जवाब दे देते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो,
मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, इसके लिए तो मुझे आपके माँ के पास भी जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं आपको अभी अभी बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे एक वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजन ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम पर क्रोध नहीं करूंगा। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, आप हैं तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और वह तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जा पहुंचा। वह वहां पर पहुंचने के बाद अपनी माँ से कहता, माँ, मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूं या नहीं? यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ, क्या सच है? इस पर उस राजा की माँ कहती है, बेटा, तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। ये सुन राजा बहुत खुश हो जाता है और वह तुरंत दौड़ा दौड़ा वापस उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम यह कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? इस पर वह आदमी कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने आपको सही से ही दिया। यदि कोई और राजा होता तो मुझे इसके बदले में ढेरों सारे इनाम मिल चुके होते, लेकिन अब तक आपने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। इस बात से ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हो। यह बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगोगे वह मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं कौन सी बात सही है और कौन सी गलत? तुम किसी भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे देते हो? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूँ। यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी की भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता हूँ। मन की एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसके ओठों से, उसके काम करने के तरीके से, उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं, लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वह व्यक्ति किस प्रकार का काम करता है, किस तरीके से इस काम को करता है, उसके आधार पर ही मैं यह पता कर पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वह राजा कहता है, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी किसी के मन की बातें जान सकता हूँ? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, अवश्य आप भी किसी भी व्यक्ति के मन की बातें जान सकते हैं, किंतु उसके पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा और वह काम अपने मन को शांत कर, अपने मन को वर्तमान में लाना, जिसके लिए मैं आज आएगा। आज मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ और ये तीनों ही तरीके बड़े आसान और सरल हैं। किंतु हे राजन, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरे के मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है और हमें भी अपने मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं तो वह जाने अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा हो, वर्तमान में अपने मन से बात कर रहा हो, तो हम कैसे जान पाएंगे? क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसीलिए किसी के भी मन की बात जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा,
उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वह व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, इन 3 तरीकों से बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता, हे राजन, जो सबसे पहला तरीका वह है आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना, जो उससे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं है पर बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझना सीख जाएं, तो हम यह जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या क्या सोच रहा है और अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं है, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत सालों पहले मेरे पास आंखें थी और मैं उस वक्त लोगों की मन की बातें केवल उनकी आंखों से ही जान लेता था। इसीलिए यदि आप भी दूसरों की मन की बातें जानना चाहते हो, तो आपको भी उनकी आंखों पर गौर करना चाहिए, जैसे कि उनका आकार कैसे है, वह कब, कहां और किधर देख रहे हैं। यदि उसकी आंखें यहाँ वहां घूम रही हैं, जब आप उससे बात कर रहे हैं, तो वह इधर उधर मोड़ रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी आसपास, या फिर उसकी आंखें खुश नजर आ रही हैं, या फिर आंखें निराश नजर आ रही हैं, जैसे कि चोर होता है। उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है, एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सही, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना होगा, अति आवश्यक है। यदि अगर आप से बात करते वक्त वह व्यक्ति अपनी आंखें यहाँ वहां घुमा रहा है, ऊपर नीचे, इधर उधर, दाएं बाएं, हर जगह देख रहा है, जिसका अर्थ यह हुआ कि वह उस व्यक्ति से बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, वह बात करने में इंटरेस्ट नहीं है और कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ झूठ कहने का प्रयास कर रहा है, तो वह आपसे नजरें नहीं मिलाएगा, वह यहाँ वहां देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वह आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे डर है कि यदि उसने आपकी आंखों में आंखें डालकर देखी तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। और इसी प्रकार कुछ और भी भाषाएं होती हैं। जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर देखना शुरू कर देंगे कि उसके हाव भाव क्या है, ठीक उसी प्रकार चेहरे के हाव भाव होते हैं, जिससे हम मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और इन्हें भी समझना बहुत ही जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से, जैसे आंख, ओठ और बहुत से कुछ अंग, कुछ अलग अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे पे गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति निराश है, अब वह व्यक्ति बहुत उदास है, या फिर बहुत खुश है, या फिर उसे बहुत बड़ा दुख है, वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है। ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं कि चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उनके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, हे राजन, इसी प्रकार तीसरी भाषा भी अर्थात तीसरा तरीका भी है, और वह है हाथों का इशारा और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझने के लिए हमें हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब बात करता है तो आपको देखा होगा कि वो अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है, बातों के साथ साथ अपने शरीर का जो व्यवहार है अर्थात बड़ी बॉडी लैंग्वेज, उसका भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि वह व्यक्ति हमारे बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकने, शरीर मटकाने
और चेहरे पर बार बार हाथ लाना, हाथों का एक दूसरे से मचलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं, उस पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। मन की बात समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है। यदि हम इन 3 तरीकों को सही तरीके से ध्यान देकर इन 3 तरीकों को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी से किसी व्यक्ति के मन की बातें बड़ी सरलता और सहजता से जान सकते हैं। इसीलिए यदि आपको किसी के मन की बातें जानना है तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव को और उसके हाथों को ध्यान पूर्वक देखना और समझना होगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और क्या सोच रहा है। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति के इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी भी ध्यान नहीं दे पाएंगे और न ही आप कभी यह समझ पाएंगे कि आखिर उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। ऐसे कई संत महात्मा हैं जो बड़ी ही शांति से आपको देखते हैं और आपको देखकर यह बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या जानने आए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही है कि वह आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपकी मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र है, शांत है। और यही कारण है कि वह आपके मन की बातें बड़ी सरलता से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल जाए। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो जानकारी। जैसे मित्रों, आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, जी हाँ मित्रों, आज 4 चीज़ों से बने हुए ऐसे साग के बारे में हम आपको बताएंगे, जिस साग को खा करके आप दोस्तों अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं और 400 बीमारियां आपके शरीर में प्रवेश ही नहीं करेंगी। तो दोस्तों चलिए वो जानते हैं साग किन किन चीज़ों से बनेगा, उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, हमें कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही होता है, साग तो हम खाते हैं लेकिन गलत समय पर खाते हैं, और गलत समय पे खाया हुआ चाहे खाना हो चाहे साग हो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों साग वैसे भी पौष्टिक चीज होता है। तो दोस्तों चलिए पहले ये जानते हैं हमारा शरीर बीमार क्यों होता है। जैसे मित्रों सभी लोग जानते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन्स, विटामिन्स की जब कमी होती है तो हमारा शरीर बीमार होता है। दूसरी तरफ हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब आपके शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है, जब ये शरीर का 3 दोष बढ़ता है तभी शरीर में कोई विकार उत्पन्न होता, अन्यथा नहीं होता। तो शरीर के 3 दोष को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उन्हें खाना बंद कर दीजिए, आप कभी बीमार ही नहीं होंगे। तो दोस्तों आप समझ गए। तो ये जो साग है सर्वगुण संपन्न है, वात पित्त कफ को भी संतुलित रखेगा, शरीर को हर एक पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा। तो चलिए कौन से 4 चीजें हैं, उसमें क्या क्या पाया जाता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। दोस्तों पहली चीज जो है वो है बथुआ। बथुआ में क्या क्या पाया जाता है? बथुआ में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों पालक। पालक में क्या क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी, आयरन, फोलेट, पोटेशियम, फाइबर, प्यूरिन, ऑक्सैलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। तीसरी चीज जो है दोस्तों वो है मेथी, हरी मेथी पत्ती वाली। मेथी में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी,
फाइबर, प्रोटीन, शुगर, फास्फोरिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज़ जो है दोस्तों, चना की पत्ती है। जब चना का पेड़ उगता है दोस्तों, इसमें जब फूल फल नहीं लगे होते हैं, ये फुनगी होती है, बहुत शक्तिशाली होती है। गाँवों में दोस्तों हम लोग छोटे थे तो दीदी माँ इसको रोज खोद के लाती थी और तरह तरह के लाके साग खाया जाता था। ये सर्व गुण संपन्न है, सभी प्रोटीन विटामिन से भरा हुआ है दोस्तों। इसमें क्या क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन के, विटामिन B3, ऐसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। अब दोस्तों आप इस चारों चीज को समझ लिए, चारों चीज सर्वगुण संपन्न है। और सभी मित्र ये जानते हैं कि जो ठंडी का समय होता है, इस समय हमारा हेल्थ बनाने का समय होता है। इस समय जो कुछ हम खाते हैं वो सब कुछ पच जाता है। बस अगर ठंडी के 4 महीने जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अगर ये 4 महीने आपने अच्छे डाइट का चुनाव कर लिया और ये अच्छे डाइट 4 महीना सही ढंग से खा लिया, तो दोस्तों आने वाला जो 8 महीना है, यानी गर्मी का और बारिश का 4-4 महीने, 8 महीना है, इस 8 महीने में आदमी सबसे ज़्यादा बीमार होता है। तो 8 महीना आप बिना बीमारी के निकाल देंगे, कोई बीमारी ही नहीं होगी, क्योंकि ये सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए कहा जाता है भैया ठंडी में अपनी बॉडी बना लो, अपनी शरीर बना लो। लेकिन आपकी शरीर तभी बनेगी जब आप सही मात्रा में सही समय पर खाएंगे। उसके साथ साथ अपने डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करेंगे। तो कौन सा योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है उसको भी हम लास्ट में बताएंगे। चलिए पहले इस टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों ये 4 महीना आप साग को जरूर खाइए। चलिए अब जान लेते हैं इसके फायदे के बाद जानते हैं कितनी मात्रा में बनाना है, कैसे कब खाना है। अगर हम दोस्तों ये फायदे की बात करें, ये विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, त्वचा रोग से बचाता है, त्वचा से संबंधित होने वाली सभी बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, और उसके साथ साथ शरीर में चुस्ती फुर्ती लाता है, हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करता है, किडनी में जो स्टोन की समस्या होती है उसे बचाता है, कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है, पीलिया रोग से बचाता है, खून को बढ़ाने का सबसे प्रमुख स्रोत है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, आंतों को डिटॉक्स करता है, जोड़ों के दर्द, कमर का दर्द, गठिया, अर्थराइटिस के दर्द से राहत दिलाता है, पेशाब रोग की समस्या से बचाता है, यानी कि UTI इन्फेक्शन से भी बचाता है, डायबिटीज की समस्या से बचाता है, वजन घटाने व बढ़ाने दोनों में मदद करता है, प्रजनन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हृदय को हेल्थी रखता है, शरीर में सूजन कम करता है, एवं क्षमता को बढ़ाता है, बालों को काला व घना बनाता है, बालों का झड़ने से व पकने से बचाता है, आंखों की रोशनी तेज करता है, आंखों की बीमारी से बचाता है, शरीर में खून की कमी दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से बचाता है, हड्डियों व मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इतने सारे इस साग के फायदे हैं दोस्तों। इसके साथ साथ छोटे मोटे बहुत सारे फायदे हैं। सबसे प्रमुख फायदा तो दोस्तों ये आंतों को डिटॉक्स कर देता है, कभी भी कब्ज नहीं रहती है। अब सबसे ज़्यादा जरूरी ये है इसे हमें कब खाना है, क्योंकि साग सब खाते हैं, अक्सर सब लोग साग शाम के समय खाते हैं। तो चलिए जानते हैं साग में कितनी मात्रा लेना है। दोस्तों आपको पालक लेना है 100 ग्राम, बथुआ 100 ग्राम, मेथी 50 ग्राम, चना 50 ग्राम। इस चना के ऊपर की फुनगी लेना है और मेथी की पत्ती लेना है। बथुआ तो आप जानते हैं उसका जो होता है। पालक दोस्तों 2 टाइप की पालक आती है, एक देसी पालक और एक जो है दोस्तों ये वाले हाइब्रिड पालक। तो देसी पालक आप लीजिए, सबसे अच्छी खाने में भी होती है, ताकत में भी होती है। तो ये सारी चीज़ अब इसकी मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं, यानी कि 250 ग्राम साग आपको लेना है। 250 ग्राम जैसे आपकी उम्र हो, जिस हिसाब से उम्र के हिसाब से आप घटा बढ़ा सकते हैं। आप अपने फिजिकल वर्क कैसे करते हैं उसके ऊपर भी मात्रा डिपेंड करती है। यानी छोटी सी कटोरी, 1 कटोरी साग आपको चाहिए, छोटी सी कटोरी। तो दोस्तों उस पर डिपेंड करता है। अब इसे बनाना कैसे, काटने के बाद इसे अपना जो लहसुन वगैरह से मिर्चा से तड़का देना है वो माताएं जानती हैं। अपना तड़का आप अपने हिसाब से माता बहनें दे सकती हैं, लेकिन पकाना किसमें, लोहे की कढ़ाई में।
इसे जब भी पकाना लोहे की कढ़ाई में ही पकाना। लोहे की कढ़ाई से आयरन निकलता है और साग में आयरन की प्रचुर मात्रा होती है। तो दोस्तों जब आप लोहे की कढ़ाई में साग को बनाएंगे तो आप देखेंगे साग एकदम काला काला हो जाता है। जान लीजिए आयरन से भरपूर है, यहाँ तक कि जब खाएंगे तो हाथ भी काला, उंगली भी काली दिखने में लग जाती है। अब ये आयरन का प्रमुख स्रोत हो गया। अब आपका साग पक गया। एक चीज का याद रखना, कुल माताएं बहनें देखते हैं घर में, हम हालांकि डांटते भी हैं, उसे खूब जला देते, उसमें जो पानी निकलता कहती है जला दीजिए, वही तो पानी है, उसे जलाना हमें नहीं चाहिए। कभी भी साग को, पानी को कभी नहीं जलाना चाहिए। उसमें जो पानी है बल्कि निकाल के उसी में रहने दो, उसका स्वाद तो आप निकाल देते हैं, जलाइए नहीं, पक जाए बस उतार लीजिए। उतारने के बाद अब इसे खाने का जो सबसे ज्यादा समय, इस पे ध्यान देना। साग को दोस्तों सुबह के समय या दोपहर में ही खाना चाहिए, रात के समय नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? इसमें आयरन फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और रात में हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है, यानी जठर हमारा स्लो हो जाता है। अगर रात में खाना है तो सूर्यास्त के 40 मिनट पहले खा सकते हैं। सूर्यास्त, तो जब सूर्यास्त होने को होता है तो उस समय हमारा पाचन तंत्र बहुत स्ट्रांग होता है, जो कुछ हम खाएंगे पच जाएगा। तो सूर्यास्त के 40 मिनट पहले खा सकते हैं, नहीं तो सूर्यास्त के बाद आप साग कभी मत खाइए, गैस एसिडिटी बनाता है, कब्ज बना देगा आपको। जब भी खाना दोपहर में खाना और सुबह खाना। हाँ, कुछ लोग साग चावल ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, साग चावल आप खा सकते हैं, लेकिन साग रोटी सबसे बढ़िया फायदा करता है, साग रोटी। तो जब भी खाइए रोटी की मात्रा कम हो, साग की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। और इसमें हो सके तो काला नमक या सेंधा नमक ही डालिएगा, काला नमक, सेंधा नमक, और ये जो है लहसुन और हरा मिर्चा डाल के इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों साग को रोज खाइए, पूरा 4 महीना आप जम के खाइए साग। अब 4 महीने में रोज तो साग खा नहीं पाएंगे, तो हफ्ते में कम से कम 3 दिन तो साग जरूर खाइए, हफ्ते में 3 दिन। अब ये ठंडी भर अगर आप साग खा लिए तो इसी ठंडी भर साग में आपका हेल्थ बढ़िया से हो जाएगा। आपके शरीर में छोटी मोटी कोई बीमारी हो स्वतः ठीक हो जाएंगी, नहीं तो आपके शरीर में बीमारी होने ही नहीं देगा। ये इतना हेल्थी अच्छा साग है। तो दोस्तों ये साग आप खाइए, अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, सब लोग इस साग को खाएं, अपना हेल्थ बनाएं। और दोस्तों हमने जैसे पहले कहा, अब साग खा रहे हैं, हेल्थ बना रहे हैं, तो इसके साथ थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज कर दीजिएगा। जैसे रोज सुबह 5 से 7 2 घंटे का समय निकालिए। अभी ठंडी के सीजन में तो 7 बजे सूर्य ही निकलता है, तो थोड़ा सा लेट आप एक्सरसाइज करिए, 7:30 बजे तक करिए। आधे घंटे आपको सूर्य की धूप शरीर में लगनी ही चाहिए, यानी 2 घंटे आपको डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक जरूर करना है। अगर ये 2 घंटे का समय दे रहे हैं और इस साग का प्रयोग कर रहे हैं, तो दोस्तों आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आप हमेशा हेल्थी बने रहेंगे। इसके साथ साथ खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, प्राकृतिक नियमों का जरूर पालन करिए। ये खाना खाने क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, प्रकृति के क्या नियम है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो है दोस्तों, वहां से देख करके आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, जैसे हमने कहा, जो आपके शरीर में वात, पित्त, कफ 3 चीजें पाई जाती है। जब ये आपका वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी शरीर में कोई विकार उत्पन्न होता है। तो वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उन्हें आज से अभी से खाना छोड़ दीजिए। वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीज है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, एक नहीं कई वीडियो है। हर एक वीडियो को देखिए दोस्तों। आप एंटरटेनमेंट का वीडियो तो देखते होंगे, तो स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो देखिए दोस्तों। जब आप स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो देखेंगे तो आपको खुद नॉलेज होगा। देखिए हमारे भी विचार सुनिए, अपने भी विचार मिलाइए। अब दोनों को विचार मिलाने के बाद 2 मिनट का चिंतन करिए, क्या वास्तव में हम ऐसे स्वस्थ रह सकते हैं, क्या वास्तव में इसके फायदे हैं। तो दोस्तों निष्कर्ष आपके सामने आएगा। अगर ये हमारे विचार अच्छे लगे तो इस विचार को अपनाइए, स्वस्थ रहिए, हेल्थी रहिए, दूसरे के साथ भी विचार शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।